आप जैसे लोगों को तो हम संसद में देखना चाहते हैं। और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि चाहिए पार्टी उसको लोकसभा से करवाए या राज्यसभा से, ये तो मजबूरी हो जानी चाहिए हमारी। आपको क्या लगता है, आपके क्या इसमें विचार हैं? देखिए, पहली बात तो राजेश जी, मेरा ये मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान घटिया कानूनों को खत्म करके और नया कानून बना के हो सकता है। ठीक है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है। बिल्कुल। इसका मतलब भारत की 80% समस्याओं का समाधान मुफ्त में हो सकता है। चाहे वो व्यापारियों की समस्या हो, चाहे युवाओं की समस्या हो, चाहे मध्यम वर्ग की समस्या हो, चाहे उच्च वर्ग की समस्या हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन की समस्या हो, चाहे छोटे छोटे बिजनेसमैन की समस्या हो जी। चाहे वो गरीबी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी की समस्या है, नशा तस्करी की समस्या है, मानव तस्करी की समस्या है, घुसपैठ की समस्या है, या धर्मांतरण की समस्या है, माओवाद की समस्या है, या नक्सलवाद की समस्या है, या जिहाद की समस्या है, या मजहबी उन्माद की समस्या है, सारी समस्याओं का इलाज मेरा मानना है कि कानून से हो सकता है। 80 पर केवल जो नेचुरल आपदाएं हैं, जैसे आपका भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये तूफान उफान, इसको आप छोड़ दीजिए। एक मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं एक इंजीनियर पहले हूं, बाद में वकील बना हूं। मैं अपनी जितनी भी समस्याएं हैं ना भारत में, इसकी वाई एनालिसिस करता हूं। इन समस्याओं में 5 बार वाई लगाता हूं। एक्सीडेंट हुआ, वाई। सड़क टूटी थी, वाई। सड़क ठीक नहीं बनी, वाई। करप्शन हो गया। हॉस्पिटल बदहाल है, वाई। दवा नहीं है, वाई। ठीक। कमीशन में दवा चली गई, बजट आया लेकिन कमीशन चला गया। भारत की 80% समस्याओं का इलाज इससे हो सकता है। कानूनों को बदलना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। और ये सारे रिफॉर्म 1 साल में हो सकते हैं, मात्र 1 साल में। ये कैसे हो जाएंगे 1 साल में? मात्र 1 साल में कैसे हो जाएंगे? हमारे पास लगभग 500 से ज्यादा रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए अपने घर में, उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है। कम से कम 2000 रिटायर्ड डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, बड़े सीनियर ब्रिलियंट आईएएस, आईपीएस रिटायर होने के बाद घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। ठीक। लॉ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट, ये सब यूनिवर्सिटियों से रिटायर होकर घर बैठे, इनके पास कोई काम नहीं। केवल एक एक कमेटी बना दिया जाए, एक पुलिस रिफॉर्म कमेटी बना दिया जाए, एक जुडिशियल रिफॉर्म कमेटी बना दिया जाए, इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बना दिया जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बना दिया जाए, सारी कमेटी बना दिया जाए। 6 महीने के अंदर आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ जाएगी, अब उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। कानूनी तो बनाना है। मैं तो कह रहा हूं कि 1850 से पहले जितने भी अंग्रेजी कानून हैं, इनको 1 साल के अंदर खत्म किया जा सकता है। और भारत के प्रत्येक कानून को राजेश जी, मात्र 1 साल में भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना सकते हैं। अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती है, भारत में होती है, इसका मतलब सिंगापुर का कानून अच्छा है। अगर दुबई में चोरी, लूट, झपटमारी नहीं होती है, चेन स्निचिंग नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में होती है, इसका मतलब दुबई का कानून अच्छा है। अगर जापान का में लोग ईमानदारी से रहते हैं, मेहनत करते हैं, हर अपनी ड्यूटी को, अपने स्वधर्म को ठीक से निभाते हैं, इसका मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम हमारा था, सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था हमारी थी, सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था हमारी थी। हमारे पास एक राम राज्य का मॉडल था। दुर्भाग्यवश हमने न राम राज्य पे चर्चा किया, न अपनी हमने आर्थिक नीतियों पे चर्चा किया। हमारी जीडीपी 40% थी चाणक्य के टाइम में, हमने कभी उस पर नहीं सोचा कि चाणक्य के टाइम हमारी जीडीपी 40% क्यों थी, आज 8%, 9%, 10% क्यों है, हमने चर्चा ही नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना। और ये कोई असंभव लक्ष्य नहीं है राजेश जी, और ये काम मात्र 1 साल में हो सकता है। हमारे पास इतने जज हैं, इतने एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इतने सारे राष्ट्रभक्त लोग हैं जो बैठ के चिंतन करके बैठे हुए हैं, लिटरेचर बना के बैठे हैं, उनको इंप्लीमेंट करना है केवल। तो मेरा लक्ष्य यही है। अब उसके लिए राज्यसभा जाना या कानून मंत्री बनना, देखिए राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना ये तो पार्टी तय करती है। ठीक। मंत्री किसको बनाना है ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे राज्यसभा में भेजिए, मैं अपने मुंह से न कभी कहूंगा, न कभी ये कहने जाऊंगा कि आप मुझे कानून मंत्री बनाइए।
मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाइए, भारत के प्रत्येक कानूनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करिए। जी। हमारा नशा तस्करी वाला कानून सिंगापुर वाले नशा तस्करी कानून में क्या अंतर है, इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करिए और अपने कानून को अच्छा बनाइए। बस मेरा ये मानना है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं एक चीज अपील मैं करना चाहता हूं। ठीक है, अश्विनी जी का ये व्यक्तित्व है, बड़ा व्यक्तित्व है कि वो अपने आप नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास में तो ऐसे ईमेल्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमसे पार्टी भी पूछती है, सभी तरीके से वो क्वेरीज करते हैं कि भाई आपके नियरेस्ट सांसद बनने की कैपेसिटी किस में है, एमपी एमएलए बनने की कैपेसिटी किस में है, वो हमसे नाम तक पूछते हैं और हम नाम भेजते हैं, हमने भेजे हैं, नोएडा के लिए हमने भेजे हैं। तो क्या ये हमारी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन प्रोफाइल्स के नाम भेजे जाएं जो रिफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने प्रूव किया है, टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, इतना बड़ा कानून जिससे माफिया हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में नहीं पहुंचे, वो अगर हो सकता है। अश्विनी जी की तारीफ में इसमें क्या करूं कि मुस्लिम रिफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी जो है वो भी आपने पीआईएल लगाई हैं, आपने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तो मेरी करीब 10 पीआईएल है राजेश जी। 10 पीआईएल? 10 पीआईएल। हम एक पे ही थे। नहीं, हमारी 10 पीआईएल। अच्छा। हमारे देश में बाकी बहन बेटियों की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। तो ये कानून है? हाँ, कानून है। फिर हमने उसको चैलेंज किया, फिर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, उसके बाद लोकसभा में बिल आया, लोकसभा से पास हो गया है, अभी स्टैंडिंग कमेटी में है, राज्यसभा के पास होना है, तो उसके बाद वो बना है। हमने देश की सभी बहन बेटियों के लिए ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो, कोढ़ के आधार पे डिवोर्स हो या बाजपन के आधार पे डिवोर्स हो या नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स, जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होना चाहिए वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी का कॉमन होना चाहिए। ठीक। एक पीआईएल लगाई है। दूसरे हमने पीआईएल फाइल किया कि डिवोर्स का तरीका सबका एक होना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में डिवोर्स कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को आज भी 4 तरीके से डिवोर्स दिया जा रहा है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तलाक चल रहा है। तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। और ये चारों तलाक भी ट्रिपल तलाक जैसे ही हैं, एक तरफा है, मनमानी है। उसमें जो लड़की पक्ष है उससे पूछा नहीं जाता, लड़की के फादर से बात नहीं की जाती, लड़की के भाई से बात नहीं किया जाता, एक तरफा है। हमने उसको भी चैलेंज किया है। हमने देश की मुस्लिम बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिले, उसके लिए एक पीआईएल लगाई है। अच्छा। मुस्लिम बहन बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिले, उसकी एक पीआईएल लगाई है। मुस्लिम बहन बेटियों को बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिले और माता पिता की देखभाल का अधिकार मिले, उसके लिए पीआईएल लगाई है। मुस्लिम बेटियों को विरासत का समान अधिकार मिले, वसीयत का समान अधिकार मिले, उसके लिए हमने पीआईएल लगाई है। तो हमने मुस्लिम बहन बेटियों को समान अधिकार दिलाने के लिए, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं, उसके लिए हमने 10 पीआईएल लगाई है। अमेजिंग है। सो मुस्लिम रिफॉर्म्स के ऊपर अश्विनी जी ने जो 10 पीआईएल लगाई हैं, अद्भुत हैं। और ये सिर्फ कोई जात बिरादरी की बात नहीं है, मुस्लिम्स के अंदर भी जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, उनकी बेटियों को जो सभी के समान न्याय मिलना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं।